चलिए आगे देखते हैं जनरल मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन। किसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो फ्रेगमेंटेशन था उसके कुछ जनरल मेथड देख लेते हैं, कैसे कैसे इसका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं जनरल मेथड ऑफ, हाँ, जनरल मोड्स मेथड नहीं, जनरल मोड्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग मोड्स। ठीक है, यानी जो आप मॉलिक्यूलर आयन, जैसे आपने जब मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया था तो मॉलिक्यूल आपका एक आयन फॉर्म में हो गया था, यानी वो मॉलिक्यूलर आयन बन चुका है, जिसे आप पेरेंट आयन भी कहते हैं। ठीक है, अब उस मॉलिक्यूलर आयन को का फ्रेगमेंटेशन किस किस मूड में होता है। तो पहला है सिंपल क्लीवेज। सिंपल क्लीवेज कब होगा? होमोलिटिक क्लीवेज में। सिंपल क्लीवेज में क्या क्या आएगा? होमोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, रेट्रोडायल्स एल्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देख लेना। तो आपको होमोलिटिक क्लीवेज देखना है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज देखना है, हेट्रोलिटिक और रेट्रोडायल्स एल्डर रिएक्शन देखना है। ये सिंपल क्लीवेज के हैं। रीअरेंजमेंट रिएक्शन accompanied बाय ट्रांसफर ऑफ आइटम। जो दूसरा मूड है फ्रेगमेंटेशन का वो रीअरेंजमेंट होता है, जिसमें स्क्रैम्बलिंग, स्क्रैम्बलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो इम्पोर्टेंट है माइक्लेफाइटी रीअरेंजमेंट है। ये आपको एग्जाम में जरूर से जरूर देखना। माइक्ले माइक्लेफाइटी रीअरेंजमेंट। एक आपको होमोलिटिक सिंपल क्लीवेज में आपको रेट्रोडायल सेल्डर देखना है, और रीअरेंजमेंट में आपको माइक्लेफाइटी रीअरेंजमेंट देखना है। आइए हम देखते हैं एक करके। तो पहला जो आपका है होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है? हियर फ्रेगमेंटेशन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन बॉन्ड्स। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन किसकी वजह से हो रहा है? जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बिटवीन टू बॉन्ड्स। जैसे अब ये जो बॉन्ड यहाँ बना हुआ है आप देख रहे हैं, ये बॉन्ड एक कार्बन के और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा। तो जब इसका क्लीवेज होता है, जैसे यहाँ दिखाया गया है कि ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए गए हैं, यही जो ये बॉन्ड है इसी को इलेक्ट्रॉन के रूप में दिखाया गया है। जब इसका क्लीवेज होगा तो इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो इसी को कहा जाता है क्या? होमोलिटिक क्लीवेज। कैसा है? होमोलिटिक क्लीवेज, एक एक रेडिकल लेकर के ये। ठीक है, दूसरा आपका क्लीवेज है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। इस हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ बाय मूवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा? दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। ठीक है, बात पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ क्लीवेज बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड्स आर टेकन ओवर बाय वन ऑफ द एटम्स। द फ्रेगमेंट्स आर एन इवन इलेक्ट्रॉन cations and a radical with the positive charge residing on the alkyl group. It is designated by a conventional arrow, जो इस टाइप का एरो है, टू सिग्निफिकेंस द ट्रांसफर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज साइड। मिला जुला के जो पैराग्राफ, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज में ये आपका मॉलिक्यूलर आयन था। जब इस मॉलिक्यूलर आयन में क्लीवेज होता है तो जो ये बॉन्ड बना है ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना था। कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है? एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन से? दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना था। एक इलेक्ट्रॉन ये था, एक इलेक्ट्रॉन ये, इन दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना था। अच्छा, होमोलिटिक में क्या हो रहा था कि क्लीवेज हो रहे थे यहाँ बीच से, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले रहा था, एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा था। लेकिन हेट्रोलिटिक में क्या होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और ये शिफ्टिंग जो है वो इस एरो से दिखाया दे, इस एरो से आपको दिखाई दे रहा है। ये एरो जो यहाँ दिखाया दे रहा है, इस एरो का मतलब हुआ अगर एरो इस साइड से है मतलब इस इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर एरो का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एरो आपका दिखाई दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस पर चार्ज आपका पॉजिटिव आ जाएगा, और इस पर आपका निगेटिव। निगेटिव नहीं दिखाएगा, निगेटिव में मतलब क्या? यही दो इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखा दिया गया है, और एक रेडिकल जो पहले से था वो है। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ के थे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ के थे। अब इसमें दिखाया गया है एक्स और वाई करके, कि जब इसमें
हेटेरोटिक फिशन हुआ तो Y के पास नेगेटिव चार्ज चला गया और X के पास आपका पॉजिटिव चार्ज चला आया। वैसे यहाँ पर भी दिखा दिया गया है। इसमें ब्रोमीन के पास रेडिकल होगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा और C4H9 के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये आपका था हेटेरोटिक क्लीवेज। तीसरा है जो इम्पोर्टेंट है, रेट्रोडाइल्स एल्डर रिएक्शन। ठीक है, इसमें इलिमिनेशन होता है मल्टीपल सिग्मा बॉन्ड का रेप्चर। ठीक है, elimination by multiple sigma bond rupture। देखते हैं क्या है। cyclohexane is broken cyclohexane is broken down to dienes and dienophiles। It can be explained by one or two electron mechanism। मतलब इसमें क्या होता है, डाइल्स एल्डर रिएक्शन में क्या होता है, डाइईन और डाइइनोफाइल दो चीज हमको मिलता है। कब? जब कोई साइक्लोहेक्सेन, आपके पास कोई साइक्लोहेक्सेन है, जब उसका आप ब्रोकन करते हैं, टूटते हैं, फ्रेगमेंटेशन कराते हैं, तो हमको डाइईन और डाइनोफाइल मिलता है। और डाइईन डाइनोफाइल ये एक्सप्लेन किया जाता है वन आर टू इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म। अब कैसे होता है, अगले स्लाइड में देखते हैं। वन इलेक्ट्रॉन और टू इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म क्या है। वन इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म में क्या हुआ कि जैसे आपके पास साइक्लोहेक्सेन था, साइक्लोहेक्सीन है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें बॉम्बार्डमेंट किया गया तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग किया गया। पहले तो ये मॉलिक्यूलर आयन में बना, मॉलिक्यूलर आयन में बनने के बाद देख रहे हैं ये एरो जो है एक फिशिंग हुक की तरह है। इसका मतलब हुआ केवल एक इलेक्ट्रॉन का केवल ट्रांसफर हो रहा है या एक इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिससे आपके पास डाइईन और डाइइनोफाइल दो आपके अलग अलग, जब आपका साइक्लोहेक्सीन का फ्रेगमेंटेशन हुआ तो मिला। ये वन इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म। टू इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म में अब की बार क्या होगा कि जब इस मॉलिक्यूलर आयन बन गया, मॉलिक्यूलर आयन बनने के बाद जैसे यहाँ एक एक रेडिकल में ट्रांसफर हो रहा था, अब यहाँ रेडिकल में ना होकर के पूरा बॉन्ड ही शिफ्ट हो जा रहा है। जैसे ये बॉन्ड जब यहाँ आ जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, और ये यहाँ चला जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ, और ये यहाँ चला आएगा डबल बॉन्ड यहाँ, यानी बीच से चीजें टूट जाएंगी। तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा कि यहाँ पे डाइईन डाइनोफाइल्स आपको मिलेगा। तो ये था आपका क्या, ये आपका था टू इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म और वन इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म। ठीक है, अब आते हैं आपका रीअरेंजमेंट। पहला तो था जो सिंपल क्लीवेज था, अब आपका क्या है, रीअरेंजमेंट है। रीअरेंजमेंट में क्या होता है देख लीजिए हुआ, रीअरेंजमेंट रिएक्शन accompanied बाई ट्रांसफर ऑफ आइटम। इसमें क्या होता है, आइटम का ट्रांसफर होता है। पहला कहा गया है एस्कार्बलिंग। एस्कार्बलिंग में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। एस्कार्बलिंग में जब आपका फ्रेगमेंटेशन होता है, गिविंग राइज स्टेबल, इसमें एक आपको स्टेबल कार्बोकेटायन मिलता है। एक क्या मिलेगा, स्टेबल कार्बोकेटायन। कब? जब आपका स्क्रैम्बलिंग होता है। In certain cases, fragmentation takes place at bonds which gives stable carbocation। वही बात है जो पिछले रूल में चर्चा किए थे कि जब आपका मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंट होता है तो जो स्टेबल कार्बोकेटायन होता है उसका पीक बहुत अच्छा आता है। एग्जाम्पल में कहा गया, मॉलिक्यूलर आयंस फ्रॉम द एल्किल बेंजीन undergo fragmentation, the benzylic bond and final product is a seven member cyclic is known as tropylium ion। ट्रोपोलियम आयन, कहीं भी यदि आपके कंपाउंड में ट्रोपोलियम आयन बन रहा है तो आप बिना सोचे समझे पहले आप ट्रोपोलियम आयन को बनाइएगा, क्योंकि सबसे बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी ट्रोपोलियम आयन शो करता है और इसकी बहुत बढ़िया से एक आपका पीक आता है जिसे आप बेस भी कहते हैं। M/Z इसका 91 होता है। देखते हैं अगले स्लाइड में एग्जांपल से पूरा समझाया गया है कैसे बना है। ये देख लीजिए, ये आपके पास में कोई साइ ये इस एरोमेटिक बेंजीन से एल्किल सब्स्टिट्यूशन था। जब इसका फ्रेगमेंटेशन हुआ, मॉलिक्यूलर आयन में है ही, जब फ्रेगमेंटेशन हुआ तो यहाँ से एल्किल ग्रुप निकल गया और ये आपका एक इस कैटायन के रूप में इधर निकला हुआ है। फिर ये रीअरेंजमेंट होकर के एक ट्रोपोलियम आयन बना लेता है जिसका M/Z 91 होता है। ठीक है, दूसरा है माइक्लेफर्टे रीअरेंजमेंट। Lafferty arrangement में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू द रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर और प्रोटीन आयन और पेरेंट आयन। Here, cleavage of bond in molecular ion is due to the intramolecular atomic rearrangement. This leads to fragmentation which origin
कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय सिंपल क्लीवेज, यानी जो आपका मैक्लेफर्टे रीअरेंजमेंट है, इसको आप सिंपल क्लीवेज से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। When fragment are accompanied by bond formation as well as bond breaking, a rearrangement process is said to have occurs. Such rearrangements involve the transfer of hydrogen atom one part of molecular ion to another via preferably a six-member cyclic transition state. This process is favored energetically because as many bonds are formed as are broken. सारी चीज जो बताई गई है, जो पैराग्राफ है, हम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे अब ये आपका एक एग्जांपल आ रहा है, इसमें देखिए ध्यान से। इसमें कहा गया है, फिर वही सारी चीजें लिखी गई हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, हम यहाँ सीधा एक्सप्लेन करते हैं। डिस अरेंजमेंट ये होता है, देखो जैसे मान लीजिए आपका कंपाउंड है। इस कंपाउंड में जब आपको माइक्लोफैराडे अरेंजमेंट कराना होगा तो पहला आपको ध्यान रखना है कि उसमें आपके पास एक गामा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन से लगा हुआ ये हाइड्रोजन जो है गामा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब इस गामा हाइड्रोजन में होता क्या है कि जब आपका इसका मास स्पेक्ट्रोमेट्री कराते हैं तो गामा हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट होता है, और ये गामा हाइड्रोजन जाकर के इस ऑक्सीजन की तरफ अटैच होगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट शुरू हो जाता है, जिससे एक न्यूट्रल ओलेफिन बनता है आपका, और एक इनॉल फॉर्म बन जाता है, ठीक है। टू अंडरगो माइक्लिफर्टे रीअरेंजमेंट में मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रोसेस, यानी जब कभी भी मॉलिक्यूल आपको मिलेगा तब आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर माइक्लेफर्टे रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा। तो कुछ आपके मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में कुछ चीजें होना जरूरी है, और वो चीजें क्या है। पहला, एन अप्रोप्रिएटली लोकेटेड हेटेरोएटम, जैसे ऑक्सीजन। पहले तो उस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन होना जरूरी है। दूसरा क्या कहा गया है कि उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ डबल बॉन्ड भी है। ऑक्सीजन ऐसा नहीं कहीं अल्कोहल हो जाए, ऐसा नहीं, कीटोन वाला ऑक्सीजन हो, डबल बॉन्ड हो। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, और वो भी कैसा, गामा हाइड्रोजन, जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और सिस्टम जो है ऑक्सीजन का, वो कार्बोनिल सिस्टम होना चाहिए। अगर आपके मॉलिक्यूल में कार्बोनिल सिस्टम प्रेजेंट है, यानी डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है और गामा हाइड्रोजन है, तो आप आराम से रीअरेंजमेंट करवा दीजिएगा, माइक्ले माइक्लेफर्टे रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए गए हैं जिनका एम बाई जेड पी बता दिया गया है। जैसे टेबल फॉर द कॉमन माइक्लेफर्टे पीक्स इन द स्पेक्ट्रा ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जैसे अगर किसी कंपाउंड में किसी मॉलिक्यूल का माइक्लेफर्टे रीअरेंजमेंट कराते हैं तो उससे जो पीक मिलती है, माइक्लेफर्टे पीक, तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। कैसे, अगर एल्डिहाइड है, सब्स्टिट्यूशन में एच लगा हुआ है तो 54 हो जाएगा। अगर कोई मेथिल कीटोन है तो 58 हो जाएगा। अगर कोई एमाइड ग्रुप लगा हुआ है तो 59 हो जाएगा। अगर कोई एसिड है तो 60 के करीब आ जाएगा। अगर कोई आपका एथिल कीटोन है 72 होगा। मेथिल एस्टर है तो 74 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप माइक्लेफर्टे रीअरेंजमेंट करा रहे थे, जो सब्स्टिट्यूशन में हम आर लिखे हैं सब्स्टिट्यूशन में, वहां पर अगर हाइड्रोजन होगा, CH3 होगा, NH2 होगा, OH होगा, या CH2CH3 होगा, या OCH3 होगा, अगर ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं, तो जो मैक्लेफर्टे रीअरेंजमेंट में जो पीक आपको दिखाई देगी, ये पीक जो है क्या होगा, एम बाई जेड होगा। क्या होगा, एम बाई जेड होगा। कैसे, एम बाई, एक सेकंड, एम बाई जो जेड वैल्यू आएगी, यानी मॉलिक्यूलर वेट आएगा, वो 44, 58, 59, 60, 72, 74 पर आएगा, ठीक है। ये कहाँ आपको दिखेगा, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के स्पेक्ट्रा में आपको दिखेगा, जब आप माइक्लेफर्टे रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो ऐसे ऐसे पीक आपको निकल के, ठीक है, आते दिखते हैं। कुछ चीजें आपको याद रखना है। अगर आपके दिमाग में ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं, अगर ये उपस्थित हैं, या कह सकते हैं आप रिमेम्बर रहेगा, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में किसी भी मॉलिक्यूल का अगर स्पेक्ट्रा दिया गया है, तो आपको उस स्पेक्ट्रा को देख देख कर मॉलिक्यूल को के बारे में बताना बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगा, ठीक है। कैसे, अगर आपको ये पता हो जाए कि, पता रहना चाहिए, देखिए क्या होगा, आप जैसे
कभी आप किसी मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंटेशन कर रहे हो तो आप जोड़ोगे कि कार्बन 12, हाइड्रोजन 3, 15 होता है। लेकिन अगर आपके प्रैक्टिस ज्यादा रहेगा तो आपको वो जो समय उसमें लग रहा है वो समय आप बचा लोगे। ठीक है, जैसे इसमें कहा गया CH3 रेडिकल का 15 होता है, ये M/Z है, ये M/Z है। ठीक है, ये कॉमन, कुछ कॉमनली लॉस फ्रेगमेंटेशन, जैसे मान लीजिए आपका कोई मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंट हुआ, अगर उस मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंट होने पर कोई CH3 टूट कर अलग हो रहा है रेडिकल के रूप में, तो M/Z 15 आएगा। अगर कोई OH निकल रहा है तो 17 आएगा। अगर कोई साइनाइड फ्रेगमेंटेशन होने के बाद निकल रहा है रेडिकल के रूप में तो 26 होगा। इसी प्रकार एल्कीन निकलेगा तो 28 होगा। अगर एथिल एथिल रेडिकल है 29 हो जाएगा। OCH3 है 31। अभी आप देखे थे डाई एथिल ईथर में ये जो है स्टेबल एक पीक दिखाई दे रहा था। तो अगर आपको याद रहेगा तो दिमाग में रहेगा, तुरंत आप बना लीजिएगा। क्लोरीन का 35 होगा। फिर उसके बाद CH3CO रेडिकल का 43 होता है। फिर CH2 CH3 ऑक्सीजन का 45 होता है। ये आपका CH2 है, बेंजीन से लगा ट्रोपोलियम आयन है, 91 होता है, जो हम बता ही चुके हैं। इसकी बेस पीक आती है, ये सब है। फिर आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का जब आप फ्रेगमेंटेशन कराते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, तो आपको ये नहीं पता रहता है किस मॉलिक्यूल का, जैसे कोई मॉलिक्यूल है उसका फ्रेगमेंटेशन कराए मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, कई पार्ट में आपका मॉलिक्यूल टूट जाता है। जब कई पार्ट में आपका मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, तब आप ये अनुमान लगाना दिक्कत हो जाता है कि कौन से फ्रेगमेंटेशन का बेस पीक रहेगा, यानी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आएगी। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है तो मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा और मॉलिक्यूल देकर आपको ये बताना होगा कि इस मॉलिक्यूल का बेस पीक कितने पे आएगा। तो बेस पीक निकालने के लिए तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल जब हम जिसका फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं उसमें सबसे स्टेबल फ्रेगमेंटेशन कौन हो रहा है, कि जिसका सबसे ज्यादा स्टेबल फ्रेगमेंटेशन होगा उसी की बेस पीक आएगी। तो कुछ यहाँ कॉमन स्टेबल आयन दे दिए गए हैं, जैसे CH3CO प्लस का, अगर आपके मॉलिक्यूल में ये फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, यानी CH3CO का, यानी M/E या M/Z 43 आ रहा है, तो ये बेस पीक आएगी, ये तय है। अगर आपका मॉलिक्यूल है, उसके उसका जब आप फ्रेगमेंटेशन करा रहे हो, फ्रेगमेंटेशन में अगर ये मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे दिया तो आप समझ जाइएगा कि इसी की बेस पीक आनी तय है। अगर मॉलिक्यूल में आपका ट्रोपोलियम आयन ऐसा मिल गया तो इसकी बेस पीक आ जाएगी 91, जिसको थोड़ा सा और थोड़ा विस्तार करके अच्छे से, मतलब इसको रिंग को थोड़ा और बड़ा करके यहाँ बना दिया गया है। अगर आपके मॉलिक्यूल में कोई ऐसा आ जाए फ्रेगमेंटेशन करके, तो मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, टेबल होगा, याद रखना। ये थोड़ा हिंट है कि आप स्पेक्ट्रा जैसे हल कर रहे हैं या कोई मॉलिक्यूल का जब फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, तो आप कैसे जानेंगे उस मॉलिक्यूल की बेस पीक क्या आएगी। तो बेस पीक उसी की आती है जिसका फ्रेगमेंटेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसमें बस इतना ही था। और हो सकता अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम आपका स्पेक्ट्रा के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। हम एक दो क्या, दो तीन हम स्लाइड ले लेंगे जिसमें कैसे आपका मास स्पेक्ट्रोमेट्री का स्पेक्ट्रा होता है, कैसे पीक आती हैं, और एक एग्जांपल उसमें स्पेक्ट्रा में एग्जांपल भी हम देंगे कि एग्जांपल जब मतलब मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंटेशन कराते हैं तो कैसे टूटता है, और उसकी पीक कहाँ कहाँ कैसे दिखाई देती है, बेस वैल्यू कैसा होता है, और मॉलिक्यूलर आयन या पेरेंट आयन कैसा होता है। वो सारी चीज हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और शायद अगला वीडियो ही लास्ट वीडियो हो, उसके बाद आपका मास स्पेक्ट्रोमेट्री खत्म। ठीक है।